Hello guys, so this is the lecture number 53 from the same, that is chapter number 9 of H.C. Verma, which is nothing but center of mass, linear momentum and collision. और हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे आफ्टर डिस्कसिंग थियरीज, जो कि हमने 4 लेक्चर्स लिए थे थियरीज के, जो कि बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था हमने। उसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम से उतरे थे हम, और ये उसी रिगार्ड में 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर्स मैंने पहले ही एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स के डिस्कस कर लिए हैं, और वो डिस्कस करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 पे पहुंचे हैं फ्रॉम दी H.C. Verma एक्सरसाइज प्रॉब्लम चैप्टर 9। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं और ये 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, विच इज अ न्यूट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट डिकेज इनटू अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है इस पर आपको बहुत ही गौर से ध्यान देनी होगी, दैट अ न्यूट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट। न्यूट्रॉन जब इनिशियली एट रेस्ट पे है, मतलब इनिशियल मोमेंटम उसकी कितनी है, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, वेलोसिटी इज 0 इनिशियली, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज 0, और वो डिके कर रहा है इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। डिके कर रहा है मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है उनके डिके पे। जो ये न्यूट्रॉन डिके कर रहा है इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, उसमें कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेज इन्वॉल्व नहीं है, और इनिशियल मोमेंटम सिस्टम की 0 है। तो ऑब्वियसली जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फाइनल मोमेंटम इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। दिस इज बेसिकली द कैच। इफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0 and there is no external influence, external force acting on the system, then that system's final momentum is also going to be 0. That is basically the catch of this question. ये बहुत ही important concept है, ये आपको हमेशा ही याद रख के चलना है, तभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगी। तो ये पहले स्टेटमेंट से ही हमें समझ में आ गई कि क्वेश्चन कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज अ मोमेंटम ऑफ 1.4 इंटू 10⁻26 kg मीटर्स पर सेकेंड, एंड एंटी न्यूट्रिनो का इतना है मोमेंटम। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोमेंटम कितनी है, 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻26 kg मीटर्स पर सेकेंड, एंड एंटी न्यूट्रिनो जो है हमारे पास उसकी जो मोमेंटम है दैट इज 6.4 इंटू 10⁻26 kg मीटर्स पर सेकेंड। ये है कह रहा फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन रिकॉयल क्यों करेगा, अभी जो न्यूट्रॉन था हमारे पास वो 3 पार्टिकल में डिके हुआ है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो इनिशियल मोमेंटम न्यूट्रॉन की 0 है, तो बाद में इन तीनों का जो समेशन होगा मोमेंटम का वो भी 0 होगा, बिकॉज फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी 0। और पहले सिर्फ न्यूट्रॉन था हमारे पास सिस्टम जिसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो थी, अभी वो तीनों डिके हो गया है, तो इसकी कुछ मोमेंटम होगी, इसकी कुछ मोमेंटम होगी, इसकी कुछ मोमेंटम होगी, तीनों का मोमेंटम को आप सम करोगे तो वो 0 होना चाहिए, क्योंकि वही बेसिकली सिस्टम था इस केस में, इनिशियल केस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो मस्ट बी इक्वल टू 0, और हमें इसकी मोमेंटम दे चुकी है, मतलब दी हुई है क्वेश्चन में। तो ऑब्वियसली मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन वहाँ से इजीली हमारे से कैलकुलेट हो सकती है। देखो कैसे, सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोमेंटम है 1.4 इंटू 10⁻26, और बेसिकली वही पहला क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखो तो इफ द इलेक्ट्रॉन एंड द एंटी न्यूट्रिनो आर इजेक्टेड अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, मतलब हमें रिकॉयल स्पीड ऑफ द प्रोटॉन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला केस तब है जब इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो सेम डायरेक्शन में इजेक्ट हो रहे हैं। सेम डायरेक्शन में मतलब आप दोनों को इजीली समेशन कर सकते हो, लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है ये है एंड एंटी न्यूट्रिनो की ये है -26, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दिस मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, तभी जाकर 0 होगा वो। आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तभी दिस प्लस मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई मैं इज इक्वल टू सीधा कर रहा हूँ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की मास गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27 kgs मल्टीप्लाइड बाई कुछ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन होगी। तो ये जो वेलोसिटी निकलेगा दैट विल बी बेसिकली व्हाट, द रिकॉयल स्पीड ऑफ द प्रोटॉन। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे बाई डिवाइडिंग दिस। सबसे पहले तो 10⁻26 है, उसको आपको 27 बनाना है, तो यू नीड टू डिवाइडेड बाई 10। डिवाइड करोगे तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिमिलरली इस केस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट विल बी 14 प्लस ऑफ 64, एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 हो जाएगा हमारे पास ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में। दैट विल बी इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाई वी पी, बिकॉज मास इंटू वेलोसिटी इज बेसिकली मोमेंटम। सो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। दिस इज व्हाट, दिस इज 78 अपॉन 1.67, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 46.7 मीटर्स पर सेकेंड। बट यहाँ पे एक्चुअली मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। H.C. वर्मा सर ने जो बुक में क्वेश्चन दिया है उसमें जो ये वैल्यू है एंटी न्यूट्रिनो की मोमेंटम की, वो बेसिकली यहाँ पे 10⁻27 है, और मैंने उसको 10⁻26 लिया है। तो इसलिए आप देखोगे तो आंसर में वेरिएशन है, बट आप अगर इसको 10⁻27 लोगे
तब जाकर आपकी एक्चुअल आंसर आएगी जो एचसी वर्मा बुक में गिवन है। तो आप बेसिकली उससे ट्राई करना। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से चलना है, तो आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अभी जस्ट आप इसको 10⁻26 को 10⁻27 ले लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर कि कितनी वेलोसिटी एक्चुअली आनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक टास्क है, ए पार्ट को भी और बी पार्ट को भी। बी पार्ट अभी मैं बता रहा हूँ अगेन बाय कंसिडरिंग 10⁻26 ओनली। बी पार्ट देखोगे तो कह रहा है कि अगेन फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द प्रोटॉन इफ दे आर इजेक्टेड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इजेक्टेड है ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। तो समझो इलेक्ट्रॉन इधर इजेक्टेड है तो एंटी न्यूट्रिनो इधर। तो हमें अभी प्रोटॉन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, दैट रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये मान लो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, ऐसा। तो सबसे पहले इजीली अगर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को तो आप क्या करो कि मोमेंटम एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप। तो इन दोनों का आप मैग्नीट्यूड निकाल लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन उनके मैग्नीट्यूड का होगा, जब रिजल्टेंट निकालोगे इन दोनों वेक्टर्स का, तो जो डायरेक्शन होगा उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट रिकॉइल होगी प्रोटॉन, और उस डायरेक्शन में हमें स्पीड ऑफ प्रोटॉन निकालना है। तो आप जस्ट उसके इक्वेट कर देना, तो देन यू विल गेट द आंसर। देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले इन दोनों जो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास एम ई आई कैप प्लस ऑफ एम ए जे कैप है हमारे पास, तो ये गिवन है ऑलरेडी। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻26 दिस मच आई कैप प्लस 6.4 इंटू 10⁻26 दिस मच जे कैप। अभी भी मैं 26 ले रहा हूँ, 27 आप खुद से सॉल्व करना जो एक्चुअल में एचसी वर्मा में गिवन है। तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जब आप इसको निकालोगे मैग्नीट्यूड निकालोगे सबसे पहले, देन 10⁻26 सीधा बाहर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 6.4 स्क्वायर प्लस ऑफ 1.4 स्क्वायर लाइक दिस। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 6.55 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻26 दिस मच मोमेंटम kg मीटर्स पर सेकेंड। इतनी मोमेंटम आई है आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हमें डायरेक्शन के बारे में चिंता नहीं करना है कि कौन सी डायरेक्शन है, बिकॉज जो भी डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट मोमेंटम होनी चाहिए प्रोटॉन की, उसके ऑपोजिट ही रिकॉल करेगा, तभी जाकर फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगी। तो आपको जस्ट इस मोमेंटम को किसके इक्वल करना है, well mass of proton that is 1.67 into 10⁻27 and multiplied by velocity of proton। तो यहाँ से आप velocity of proton निकाल सकते हो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो परपेंडिकुलरली इजेक्ट हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से वीपी आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, देन यू विल गेट अगेन देखो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, देन दिस इज व्हाट 65.5 अपॉन 1.67 ये हो जाएगा आपके पास, एंड दैट विल बी नथिंग बट वीपी। तो ये कैलकुलेट करोगे वीपी, देन यू विल गेट हाउ मच, देन यू विल गेट 39.2 meters per second. That is basically the velocity of proton and that is the answer. So इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। ये एक्चुअली दो कंपैरिजन है बिटवीन द पार्ट ए एंड द पार्ट बी जो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है। एक बारी पार्ट ए में देखो जब इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो सेम डायरेक्शन में इजेक्ट हो रहा है तब रिकॉइल स्पीड कितनी आ रही है, और एक बारी जब दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इजेक्ट हो रहा है तब रिकॉइल वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो इन दोनों केसेस को आपको ध्यान से समझना होगा कि एक्चुअली में वेलोसिटी में डिफरेंस आ रही है, जो कि आने भी चाहिए, इट्स लॉजिकल, क्योंकि एक बारी में दोनों सीधा ऐड हो जा रहा है सेम डायरेक्शन में, एक बारी दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंसेस आएंगी। और सेकंड वाले केस में जो होगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन जिससे इजेक्ट किया वो कम होगी, फर्स्ट वाले केस में ज़्यादा होगी। तो ये एक सीख थी इस क्वेश्चन से जो आपको लेनी है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे कह रहा है अ मैन ऑफ मास m, ये बेसिकली मैन है, दिस इज मैन ऑफ मास कैपिटल M, इसके पास एक बैग है, ही इज हैविंग अ बैग ऑफ मास स्मॉल m। तो ये दोनों आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। ये डायग्राम में एक्चुअली एचसी वर्मा सर ने एक्चुअल में बना हुआ है, वहाँ पे एक बंदा है वो बैग लेकर ऐसे गिर रहा है नीचे, बट मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स बनाया इसलिए मैंने क्लेरिफाई कर दिया that this box is basically depicting the man with a bag that he is basically carrying. So ये है a man of mass capital M having a bag of mass m small m slips from the roof of a tall building. यहाँ से slip किया, so this is basically height h, ये height हमारे पास capital H है जो कि given है, tall building of height capital H and starts falling vertically ऐसे fall कर रहा है। When at a height h from the ground, this is basically height small h from the ground, he notices that the ground below him is pretty hard. जहाँ पे ये गिर रहा है तो यहाँ पे नीचे इसने स्मॉल एच हाइट, जब वो गिरा ऊपर से और गिरते गिरते जब ग्राउंड से स्मॉल एच हाइट पे पहुंचा तब उसने नोटिस किया कि नीचे का ग्राउंड एक्चुअली बहुत हार्ड है, वहाँ पे गिरूंगा तो मौत हो सकती है, बहुत चोट लग सकती है ऐसा। बट देयर इज अ पॉन्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x फ्रॉम द लाइन ऑफ फॉल, बट यहाँ से जो स्मॉल x डिस्टेंस है वहाँ पे एक पॉन्ड है, दिस इज पॉन्ड, ये उसने नोटिस किया जो कि x डिस्टेंस पे उस वर्टिकल लाइन से जिससे वो गिर रहा है। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ he throws the bag horizontally with respect to himself in the opposite direction to the pond. अपने आप को बचाने के लिए क्या किया उसने, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में उसने बैग को, जो स्मॉल मास m वाली बैग है, उसको किसी एक वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली फेंका। यहाँ पे स्ट्रिक्टली गिवन है दैट इज हॉरिजॉन्टली,
इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द पॉन्ड, पॉन्ड इस डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट फेंका ऐसे बैग को, स्मॉल एम वाले बैग को जिसका मास स्मॉल एम है। कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंपार्टेड टू द बैग सो दैट द मैन लैंड्स इन द वाटर। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, क्या ये v मिनिमम होगा, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से उसको बैग को फेंकनी पड़ेगी कि ये बंदा वाटर में लैंड कर जाए। एंड सेकंड क्वेश्चन इज इफ द मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड वेयर विल द बैग लैंड। और ये ऐसा करते हो अगर मैन सक्सीड हो गया, वो जस्ट पॉन्ड पे गिरा, तो ये बैग कहाँ गिरेगा, दूसरा सवाल ये है, मतलब डिस्टेंस जहाँ पे बैग गिरेगा वो, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पहले देखो, फिर सोचो कि इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं, जब स्मॉल एच हाइट पे आ जाएगा ये बंदा फ्रॉम द ग्राउंड, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं बोलूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखो तो मोमेंटम कंजर्व होनी चाहिए। मतलब ये बंदा एक्चुअली में ऐसा सोचा ही क्योंकि मैं बैग को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकूंगा, क्योंकि बैग को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकेगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करेगा, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम कंजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन होगी, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे स्मॉल एच हाइट पे, तो m इंटू वी मिनिमम जो हमें फाइंड करना है दैट विल बी इक्वल टू, ये कैपिटल M है, मल्टीप्लाइड बाय u मान लो उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से यहाँ पे वो ऐसे आएगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी इसकी, वो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो यहाँ से आपको एक्चुअली फाइंड सबसे पहले करना है v मिनिमम। तो मैं अभी इक्वेशंस बना रहा हूँ, दिस इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 1। तो ये u वेलोसिटी से यहाँ पे अगर वो गिरेगा ऐसे, तो उसको जस्ट यहाँ पे पहुँचना है पॉन्ड पे, ऐसे मान लो जस्ट यहाँ पे पहुँचना है, ये x डिस्टेंस पे, मतलब x रेंज होना चाहिए उसके। देखो यहाँ पे टोटली अब बात किसकी आ रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन की आ रही है, क्योंकि जब ये कैपिटल M मास वाला बंदा u वेलोसिटी से जाएगा, क्योंकि उसने बैग को ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया है विथ v मिनिमम, तो वो एक प्रोजेक्टाइल ले लेगा, प्रोजेक्टाइल जैसा मोशन ले लेगा, और उस प्रोजेक्टाइल को ऐसे गिरना है कि x रेंज हो उसका, वो मैन अब प्रोजेक्टाइल की भांति होगा और उसको ऐसे गिरना है कि उसका रेंज x हो। तो आपको ये इक्वेशन यूज करके v मिनिमम निकालना है। तो सबसे पहले रेंज वाला इक्वेशन हम निकालते हैं, एक एक करके देखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में फंसना नहीं है। सबसे पहले हमें ये दो चीजें समझ में आ रही है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आप लगाओगे तो वहां से अगर आप x की इक्वेशन देखोगे तो x इज इक्वल्स टू ut होगा हमारे पास, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो अगर x डायरेक्शन में मैं लिखूँ तो हमें u निकालना पड़ेगा यहाँ से, बट t भी हमारे पास अननोन है। दिस इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 2। हमें देखो हमारा मोटिव क्या है, ये u निकालना है। ये u निकाल दोगे तो m मालूम है, ये स्मॉल m मालूम है, यहाँ से v मिनिमम निकल जाएगा। और ये u निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, बट यहाँ पे t भी अननोन है, स्मॉल t, जो कि टाइम है। तो यहाँ से आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कैसे निकालोगे, वेल यहाँ पे अगर आप टाइम निकालने जाओगे तो यहाँ पे मोशन को बहुत ही ध्यान से समझना है, यहाँ पे मिस्टेक करने के काफ़ी चांसेस है। आप यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन वाली इक्वेशन मत लगाने लगना, दैट इज y इज इक्वल्स टू हाफ gt², वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जब स्मॉल h हाइट पे पहुंचा है बंदा फ्रॉम द ग्राउंड, तो वहाँ पे इसकी y डायरेक्शन की भी वेलोसिटी है और x डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी जब ये बैग इस तरफ थ्रो करेगा। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, क्योंकि वो h हाइट से गिरता आ रहा है, तो h हाइट से गिरता आ रहा है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में उसकी कुछ वेलोसिटी है नीचे की डायरेक्शन में, वर्टिकली फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप वैसा इक्वेशन नहीं लगा सकते हो दैट y इज इक्वल्स टू हाफ gt², ये इक्वेशन नहीं लगा सकते हो, आपको vy भी कंसिडर करना पड़ेगा, vyt। तो वहाँ पे uyt कंसिडर करके आपको निकालना पड़ेगा। तो ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, देन यू विल बेसिकली इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि कैपिटल H हाइट से जब ये बंदा गिर रहा है बेसिकली नीचे, और ये जो भी मामला है बैग को फेंकने का और वापस मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण दूसरी ओर वेलोसिटी आने का, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज स्मॉल g। और तभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर टाइम निकालूँ फ्रॉम कैपिटल हाइट h, तो वहाँ से आप देख सकते हो दैट h इज इक्वल्स टू u, यहाँ पे 0 होगी, जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है y डायरेक्शन में, दैट विल बी 0। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट हाफ gt² लिख सकते हो, दिस इज हाफ gt²। तो यहाँ से जो टाइम आएगा दैट इज √2h/g, ये टोटल टाइम, मतलब जब वो बंदा कैपिटल हाइट h से नीचे तक जाएगा, गिरते गिरते नीचे तक जाएगा, तब का ये टाइम है। हमें बेसिकली कहाँ से कहाँ तक टाइम निकालना है, ये जब स्मॉल हाइट h से नीचे तक गिरेगा तब का टाइम हमें निकालना है, ये जो यहाँ पे टाइम है, तभी जाके हमारे पास रेंज आएगी। तो वो टाइम कैसे निकालोगे, उस टाइम के लिए आपको ये हाइट कंसिडर करना पड़ेगा। टोटल टाइम मैंने निकाल लिया h हाइट से जब वो गिरेगा बिल्कुल नीचे तक, तब हमने निकाल लिया √2 कैपिटल H/g। बट अभी उसको कैपिटल हाइट h से स्मॉल h नीचे से हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, तो दैट इज हमें यहाँ पे हाइट कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली द हाइट। तो इतनी हाइट आने में, मतलब इतना नीचे गिरने में उसको कैपिटल H माइनस स्मॉल h कितना टाइम लग रहा है, और टोटल टाइम से हम इस टाइम को माइनस कर देंगे, तो ये वाला टाइम हमारे पास आ जाएगा कि स्मॉल h हाइट तक गिरने में उस बंदे को कितना टाइम लग रहा है। और जितना ही टाइम
उस बंदे को स्मॉल हैच हाइट गिरने में लगेगा, नीचे आने में लगेगा, पॉन्ड पे आने में लगेगा, सेम टाइम उस बैग को भी आने में लगेगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा। जो भी मोशन को हम थोड़ा भी डिस्टर्ब कर रहे हैं वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं। जब वो बैग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका जा रहा है तब ये मैन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण एक वेलोसिटी इंपार्ट हो रही है उसकी, बट ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो एज इट इज होगी। तो जितना टाइम ये बैग लेगा नीचे पहुंचने में, सेम टाइम ये बंदा भी लेगा नीचे पहुंचने में। सो द टाइम विल बी इक्वल इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो यहाँ पे मैं अगर ये टाइम कैलकुलेट करूँ जब उसको कैपिटल H हाइट से कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h हाइट पे जाने में लग रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, अगेन अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h अपॉन g। सेम ऐसे ही होगा। इनिशियल y वेलोसिटी बेसिकली 0 होगा, तो अगेन आपको सेम इक्वेशन ये वाली लगानी पड़ेगी, बट यहाँ पे हाइट क्या होगा, h माइनस ऑफ स्मॉल h, दिस हो जाएगी हमारे पास। तो ये बेसिकली अगर आप इसको t1 कंसिडर करो, इसको t2 कंसिडर करो, तो जो टाइम होगा स्मॉल h को, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी t1 माइनस ऑफ t2, और ये t1 माइनस ऑफ t2 होगा, दैट इज 2h अपॉन g माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h अपॉन g, दैट विल बी बेसिकली टाइम। तो इसको मैं और अगर स्पेसिफाई करके लिखूँ तो दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर 2 अपॉन g कॉमन आ जाएगा, एंड दैट विल बी रूट अंडर h माइनस ऑफ रूट अंडर कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h, ये होगा अपने पास। सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस इन टाइम, और ये इतना ही टाइम बेसिकली लगेगा स्मॉल h जाने में इस बंदे को और इस बैग को, और यही टाइम बेसिकली ये है, दिस इज बेसिकली दिस टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ दैट x इज इक्वल्स टू u इंटू टी, तो ये जो t होगा दैट इज रूट अंडर 2 अपॉन g मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर कैपिटल H माइनस रूट अंडर कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h, ये होगा अपने पास। सो दैट इज बेसिकली x। तो यहाँ से आप u इजीली निकाल सकते हो। u इज बेसिकली व्हाट, दैट इज x अपॉन दिस वन रूट 2 अंडर रूट ऑफ g, ऊपर चला जाएगा ये, दैट मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर h माइनस ऑफ रूट अंडर कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h, लाइक दिस। दिस इज बेसिकली व्हाट, स्मॉल u। अभी हमारे पास स्मॉल u आ गया है, तो ये आ गया, तो अभी यहाँ से v मिनिमम निकल जाएगा। व्हाट इज v मिनिमम, बेसिकली v मिनिमम इज कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इनटू u। तो जस्ट आपको यहाँ पे कैपिटल M अपॉन स्मॉल m से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट बेसिकली व्हाट, दिस एज v मिनिमम। इसको v मिनिमम आप गेट कर सकते हो यहाँ से। तो इसको देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, v मिनिमम इज व्हाट, दैट इज कैपिटल M अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर g x, एंड अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 2, that is root under capital H minus root under capital H minus of small h. This is basically answer. ये फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर निकल गया। जो क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी imparted to the bag so that the man lands in the water. So वो हमें v मिनिमम निकल गया हमारे पास, जब वो बेसिकली x डिस्टेंस पे जस्ट पॉन्ड पे गिर जाएगा। सो दैट इज बेसिकली v मिनिमम। अभी सेकंड क्वेश्चन है, इफ द मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड, वेयर विल द बैग लैंड। अभी इस बैग, ये बैग कहाँ लैंड करेगा, तो ये बैग लैंड करने में अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, उस बैग के पर्सपेक्टिव में x डैश निकालना पड़ेगा, उसका रेंज निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन ही फॉलो करेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, v मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय t, v मिनिमम मल्टीप्लाइड बाय टाइम t निकालना पड़ेगा। v मिनिमम हमारे पास पहले से ही है, ये टाइम t कितना होगा, वेल मैं बता चुका हूँ, दैट टाइम t इज अगेन विल बी द सेम, t1 माइनस ऑफ t2। सो दैट विल बी अगेन जो टाइम t होगा, दैट इज रूट अंडर 2h माइनस ऑफ रूट अंडर 2 कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h, दैट अपॉन रूट अंडर g। ये रूट 2 को आप बाहर ले लो, सो दैट विल बी ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m रूट अंडर जी एक्स अपॉन m रूट अंडर 2 रूट अंडर h माइनस ऑफ रूट अंडर कैपिटल H माइनस ऑफ स्मॉल h, ये था अपने पास v मिनिमम। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, रूट अंडर g कैंसिल आउट हो गया। सो हम किससे बचे यहाँ पे, x डैश इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, दैट इज कैपिटल M अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय x, ये बचा, एंड दैट इज बेसिकली द आंसर। इतनी रेंज होगी इस बैग की, जो स्मॉल m मास वाले बैग है उसका इतना रेंज होगा, वो इतने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, कितने पे, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय x। ये तो ये क्वेश्चन गाइस एक अच्छा क्वेश्चन था, जहां पे ये मिस्टेक हो सकता है कि आप वेलोसिटी ऑफ y यहाँ पे 0 कंसिडर कर दोगे, ये मिस्टेक हो सकता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से सॉल्व करना है। एक बार फिर से देखना सोल्यूशन को, मैंने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, पहले खुद ट्राई करना गाइस, उसके बाद ही सोल्यूशन को देखना, ताकि आपको एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद और एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और खुद से बन भी जाएगा वापस से, फिर भी मेरी सोल्यूशन को देखना। तो चलो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी गाइस जो थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है वो कुछ इस प्रकार से है, दैट अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम moving at a speed of 2 meters per second strikes a plane surface at an angle of 45 degrees, मतलब angle of incidence 45 degrees। तो सपोज करो ये हमारे पास एक प्लेन सर्फेस है
एक बॉल है हमारे पास जो कि ऐसे आ रहा है 45 डिग्री एंगल पे, लाइक दिस फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल जो है उससे ये एंगल 45 डिग्रीज है। सो इससे आ रहा है, वेलोसिटी कितनी गिवन है, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड गिवन है, और मास कितना है इस बॉल का, दैट इज 50 ग्राम्स है, ये गिवन है हमारे पास। दैट इज स्ट्राइकिंग अ प्लेन सर्फेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको ही बोलते हैं 45 डिग्रीज, ये जो नॉर्मल से एंगल होता है जिसपे इंसिडेंट हो रहा है प्लेन सर्फेस पे, दैट इज बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस। द बॉल इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेन एट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, दैट इज 45 डिग्रीज, उससे रिफ्लेक्ट हुआ विद द सेम स्पीड, स्पीड भी सेम है, दैट इज 2 मीटर्स पर सेकंड, सेम स्पीड से हुआ रिफ्लेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर ए है that find the calculate the magnitude of the change in momentum of the ball, change in momentum of the ball का magnitude निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था बॉल का, वेल देखो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनिशियल मोमेंटम अगर आप देखो तो वहाँ पे एंगल आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। सो दिस इज बेसिकली आपको दो कंपोनेंट में डिवाइड करनी पड़ेगी वेलोसिटी को, लाइक दिस, और मैं इसको पॉजिटिव x मान रहा हूँ, इसको पॉजिटिव y मान रहा हूँ, इन दोनों को। तो इनिशियल अगर आप मोमेंटम देखोगे तो मोमेंटम इज बेसिकली मास, मास कांस्टेंट है, इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी, वेल ये सारे एंगल 45 होंगे, बिकॉज 45 इज बेसिकली 90, तो आप cos 45 लो या sin 45 लो, सेम बात होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ से 2 cos 45 दैट इज 2 अपॉन रूट 2, cos 45 और sin 45 इज 1 अपॉन रूट 2, आई कैप होगा, ये पॉजिटिव x है, एंड माइनस जे कैप होगा, 2 रूट 2 माइनस ऑफ जे कैप होगा यहाँ पे, बिकॉज दैट इज एन नेगेटिव y। तो ये इनिशियल मोमेंटम हुआ हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो रहा है आप देखोगे तो मास इंटू 2 अपॉन रूट 2, ये देखो लेफ्ट है, लेफ्ट है मतलब नेगेटिव x है, तो नेगेटिव ऑफ आई कैप, और y भी नेगेटिव है, माइनस ऑफ 2 अपॉन रूट 2 दैट इज जे कैप। ये हुआ हमारे पास फाइनल मोमेंटम, दिस इज फाइनल। तो हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, तो आप दिस माइनस ऑफ दिस करो, p इनिशियल माइनस ऑफ p फाइनल, तो m कॉमन आ जाएगा हमारे पास, दिस आई कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस माइनस प्लस ऑफ आई कैप माइनस माइनस प्लस ऑफ जे कैप, ऐसा होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस ऑफ 2 अपॉन रूट 2 आई कैप हो जाएगा हमारे पास, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा हमारे पास। सो दैट विल बी बेसिकली द फाइनल आंसर। सो ये जो m है दैट इज 50 अपॉन 1000, अगर kg में मैं लिखूँ तो मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन रूट 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स हो गया। सो यहाँ से देखो दिस इज 20 एंड दिस इज अगेन, दिस इज बेसिकली रूट 2 एंड दिस इज 10, सो दिस इज व्हाट रूट 2 अपॉन 10, रूट 2 अपॉन 10 हमारे पास आया, रूट 2 इज व्हाट 1.414 अपॉन 10 दैट इज 0.14, विच इज बेसिकली द आंसर। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल है वो बेसिकली 0.14 आया। अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी पार्ट बी देखोगे तो पार्ट बी कह रहा है द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल। पार्ट ए कह रहा था चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है, पार्ट बी कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल में कितना चेंज आया। तो दोनों में डिफरेंस है गाइस, आप ध्यान से गौर करना इस बात को। पार्ट ए कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम आप निकालो, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। पार्ट बी कह रहा है पहले मोमेंटम के मैग्नीट्यूड्स को निकालो और फिर देखो कि उस मैग्नीट्यूड में कितनी चेंज हो रही है। तो ये दोनों बात को बहुत ही ध्यान से गौर करके समझना, तभी मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कितना होगा, वेल मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास। जस्ट मास कितना है 50 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज व्हाट, दैट इज 2। तो जस्ट ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम हमारे पास हो गया। सिमिलरली फाइनली भी आप देखोगे तो सेम ही होगा, मास इज सेम एंड वेलोसिटी इज सेम, वो गिवन है हमारे पास। दैट फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो सेम और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है वेलोसिटी की, चाहे डायरेक्शन कोई भी हो। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल इनिशियल हो या फाइनल हो, दोनों बेसिकली सेम है। दैट्स व्हाई उसकी जब आप चेंज निकालोगे तो दैट विल बिकम 0। तो बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉल इनिशियल एंड फाइनल आर सेम, दैट्स व्हाई जो उसका चेंज है वो बेसिकली 0 हुआ। दैट इज बेसिकली पार्ट बी। तो ये दोनों में डिफरेंस समझना था गाइज, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। तो गाइज ये वीडियो था इन 3 बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है HCFMA एक्सरसाइज प्रॉब्लम से, जो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही 3-3, 4-4 क्वेश्चंस लेके एक लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। तो आप अभी गाइज प्रैक्टिस करते रहो खुद से भी, इन सब लेक्चर्स को रेगुलरली देखते रहो, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट में एक बूस्ट मिलेगी, आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा कि आगे जिन क्वेश्चंस को आप पहले नहीं देखे हो, जो आपके सामने बिल्कुल नई क्वेश्चंस फ्रेम करके रखती है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप जब अच्छे से देखोगे, सॉल्व करोगे, मेरे सॉल्यूशंस को देखोगे, तब आपको एक नॉलेज मिलेगा और उस नॉलेज के तहत, उस एक्सपीरियंस के तहत आप आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस नए नए सॉल्व कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के गाइस। तो मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।